हेलो हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखेंगे गणित कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी प्रश्नावली 6.2 है, इसके बाकी बचे हुए प्रश्न मतलब प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कक्षा 10 के विज्ञान में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा। मतलब जितनी भी क्लासेस इसमें होंगी वो सभी की सभी लाइव होंगी। और ये जो बैच रहेगा या ये जो कोर्स रहेगा ये एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। मतलब जितने भी चैप्टर आपके एनसीईआरटी में हैं वो सभी मैं आपको अच्छे से कवर करा रहा हूँगा। आपकी डाउट क्लासेस भी होंगी, पीडीएफ्स में आपको नोट्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी देखेंगे और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें हम देख रहे होंगे। तो अगर कोई भी आपको दिक्कत है विज्ञान कक्षा 10 में, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप आरंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस रखा है मैंने इसका। और ये बैच ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से AK स्टडी ऐप डाउनलोड करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 6 से। तो यहाँ पर देखो, जो ये प्रश्न 6 है इसमें हमें एक आकृति दे रखी है, आकृति 6.1 जो आपको यहाँ पे सामने नजर आ रही है। इस आकृति में OP, OQ और OR पर बिंदु है A, B और C क्रमशः। क्रमशः का मतलब पहले OP है पहले A है। तो जो OP है इस पे एक बिंदु यहाँ पे आपको A नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से फिर जो OQ है उस पे बिंदु B है, ठीक है। तो OQ ये रहा, इस पर एक बिंदु है बिंदु B, ठीक। इसी तरह से जो OR है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस पे एक बिंदु है C, ठीक। अब ये बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि जो AB है वो PQ के समांतर है। यहाँ पे आप देख सकते हो AB PQ के समांतर है। और जो AC है ये PR के समांतर है। हमें ये सिद्ध करना है कि जो BC होगा ये QR के समांतर होगा, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले हमें लिखना होता है हमें क्या दिया है, ठीक है, और क्या सिद्ध करना है, तो वो मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो, जो हमें दिया था और जो सिद्ध करना था वो मैंने लिख लिया। हमें क्या दिया था, ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों समांतर हैं, और हमें क्या सिद्ध करना है कि BC QR के समांतर होगा, ये सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा त्रिभुज। त्रिभुज आपको देखना है, त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में, ठीक है। जो ये त्रिभुज POQ है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको, ठीक है, ज़्यादा ध्यान रहे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। त्रिभुज POQ में हमें AB जो है वो PQ के समांतर देखो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, इसमें जो AB है वो समांतर दिया गया है PQ के, ठीक है। अब हमने थेल्स प्रमेय पढ़ी थी, ठीक है, अगर आपको याद हो तो। थेल्स प्रमेय में हमने क्या पढ़ा था कि भाई अगर एक त्रिभुज है, ठीक है, मान लो त्रिभुज ABC, ठीक है, ऐसे ही बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अगर आपने हो सकता है थेल्स प्रमेय के बारे में इससे पहले ना देखा हो कुछ बच्चों ने, ठीक है। तो अगर अपने पास एक त्रिभुज है और जो BC है इसके समांतर मैं यहाँ से एक रेखा खींचूं जो AB को E पर काटे और AC को F पे काटे, तो पक्की बात है कि ये AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगी। मतलब AE बटे EB जो आएगा वही AF बटे FC होगा, ठीक है। ये हमने थेल्स प्रमेय में पढ़ लिया है। तो यही थेल्स प्रमेय अगर मैं यहाँ लगाऊं, ठीक है, तो इस त्रिभुज में देखो, क्योंकि AB जो है वो PQ के समांतर है, तो AB ने जिन दो भुजाओं को काटा यानी कि OP और OQ को, ठीक है ना, OP को इसने A पे काटा, OQ को B पे काटा, तो ये इनको समान अनुपात में विभाजित करेगी। मतलब ये टुकड़ा डिवाइड बाई ये टुकड़ा, यानी OA बटे में AP जितना आएगा उतना ही आएगा OB बटे में BQ, ठीक है। ये हमने जो लिखा है अभी इसको समीकरण 1 बोल के छोड़ दो। और कैसे लिखा हमने, ये क्यों ऐसा लिखा, थेल्स प्रमेय से ऐसा लिखा, ठीक है। मैं फिर भी उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपने थेल्स प्रमेय के बारे में जो मैंने वीडियो बनाई थी वो देखी होगी। अब हमें देखना है त्रिभुज POR में, ठीक है। किस त्रिभुज में देखना है इस बार, त्रिभुज POR में। मैं POR को हाईलाइट कर देता हूँ, POR यानी इस त्रिभुज में ध्यान देना है आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा त्रिभुज POR में। POR में अगर आप देखो तो AC समांतर है PR के, AC समांतर है PR के, ठीक है, हमें दिया ही हुआ है। और अगर AC समांतर PR है तो इस बार OA बटे में AP, ठीक है, OA बटे में AP जो आएगा वही किसके बराबर आएगा,
OC बटे में CR के, ये हो गई समीकरण 2, ठीक है ना, ये भी थेल्स प्रमेय से। अब देखो, अब अगर हम समीकरण 1 व 2 से देखें, यानी मैं यहाँ पे जो रिजल्ट लिखूंगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, समीकरण 1 व 2 से। ध्यान से देखो, 1 और 2 को देखो, इन दोनों में यहाँ पर OA बटे AP है और यहाँ भी OA बटे में AP है, यानी कि इनका LHS समान है तो RHS भी बराबर होगा। दो समीकरणों का लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर आ रही है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होता है। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो कि ये इसी के बराबर है, ये भी इसी चीज़ के बराबर है, तो आपस में ये बराबर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 1 व 2 से हमें रिजल्ट जो मिला वो मिला OB बटे में BQ जो होगा वो बराबर आना चाहिए OC बटे में CR के, ठीक है। जैसे ही ये हुआ, अब हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भैया, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा फिगर नीचे लाना है। अब हम यहाँ पर अगर फिगर में ध्यान दें इस वाली, तो जरा ध्यान से देखो किस त्रिभुज में आपको अब ध्यान लगाना है वो मैं बता देता हूँ। पहले इसको मिटा दूँ। देखो, अब आपको ध्यान देना है त्रिभुज OQR में। इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में OB बटे BQ बराबर आ रहा है OC बटे CR, यानी अनुपात बराबर हो गए। अगर अनुपात बराबर हो गए तो ये समांतर ही रहा होगा। जैसे थेल्स प्रमेय में अगर ये समांतर होता तो अनुपात बराबर होते, तो उसका विलोम, यानी कि अगर अनुपात बराबर आ गए तो हम कह सकते हैं कि भैया BC जो है वो QR के समांतर रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो BC है वो समांतर रहा होगा QR के। कैसे लिखा हमने ये, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम, ठीक है, यानी कि प्रमेय जो 6.2 दी गई है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर अनुपात ऐसे बराबर आ गए तो पक्की बात है ये इसके समांतर ही होगा, ठीक। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये तो यही सिद्ध करना था, ठीक है, तो सिद्ध हो गया। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, 6.1 मतलब थेल्स प्रमेय, उसका प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ऐसा हमने क्लास 9 में भी किया था, लेकिन वहाँ का तरीका अलग था, यहाँ का तरीका अलग होगा। देखो, यहाँ पर कोई त्रिभुज की बात की गई है, तो सबसे पहले आपको आकृति बना लेनी है एक त्रिभुज की। तो मैंने मान लीजिए त्रिभुज बनाया ABC। अब इन्होंने क्या बोला है कि इस त्रिभुज की किसी एक भुजा का मध्य बिंदु से हमें दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींचनी है। तो ये मान लेते हैं इसकी कोई भुजा है, जिसे पहली भुजा बोला, E मान लो इसका मध्य बिंदु है। अब मैं E से होकर BC के समांतर, ठीक है, एक रेखाखंड खींचता हूँ या रेखा खींचता हूँ, खैर यहाँ रेखाखंड है, जो AC को F पे काटता है, ठीक है। याद रहे E जो है वो मध्य बिंदु है और EF जो खींचा गया है वो BC के समांतर खींचा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि इसने तीसरी भुजा को समद्विभाजित किया। पहली, दूसरी, तीसरी भुजा इसमें कहाँ बोल रहे हैं, ये पहली भुजा समझो, ये दूसरी भुजा समझो, ये तीसरी भुजा समझो। अब आपको समझ में आ जाएगा। त्रिभुज की किसी एक भुजा से या पहली भुजा से मध्य बिंदु लिया, ठीक, इससे दूसरी जो भुजा है BC, इसके समांतर EF खींचा, तीसरी को इसने समद्विभाजित किया। ऐसा हमें सिद्ध करना, यानी कि F भी मध्य बिंदु होगा, आप ये कह सकते हो। ऐसा हमें सिद्ध करना है कि F भी मध्य बिंदु है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, दिया है सिद्ध करना है, वो मैं लिख लेता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो देखो, जो हमें दिया था मैंने लिख दिया, जो सिद्ध करना था वो लिख दिया। फिर समझा देता हूँ, यहाँ पर जो E है वो मध्य बिंदु है AB का, तो E AB का मध्य बिंदु है, और जो ये हमने खींचा है EF, ये BC के समांतर ही खींचा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन में दिया गया है EF समांतर है BC के, ठीक। अब क्वेश्चन में EF नहीं लिखा, लेकिन हमने उसका जो नाम दिया हम वही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना था कि जो यहाँ से खींचा गया है ये तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। जो हमने खींचा उसका नाम क्या रखा, EF, तीसरी भुजा का हमने नाम क्या रखा, AC, यानी EF AC को समद्विभाजित करता है। ऐसा हमें सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, देखो यार, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पर त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में
जो ए है वो बराबर होगा बी के। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ई ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। भाई देखो, अगर बिल्कुल बीचों बीच वाला बिंदु है तो जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये, है ना। तो यानी ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर होगा, ई मध्य बिंदु है। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब यहाँ पे मैं इनको मान लेता हूँ, माना ए और बी जो हैं ये बराबर एक्स के हैं, एक्स सेंटीमीटर के हैं, मतलब ये भी एक्स सेंटीमीटर का हो गया तो ये भी एक्स सेंटीमीटर का हो गया। इतना समझ में आ गया। इसको यहीं पे छोड़ दो, अब आगे चलते हैं। मैं आगे क्या लिखूंगा यहाँ पर देखो जरा। अब यहाँ पे मैं थेल्स प्रमेय का यूज़ करूँगा, ठीक है। इसको अलग कलर कर देता हूँ इसका थोड़ा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा ई एफ जो है वो समांतर है बी सी के, ऐसा दिया है। तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय यूज हो जाएगी कि भाई अगर ई एफ इसके समांतर है तो ये टुकड़ा डिवाइड बाई ये टुकड़ा, ये टुकड़ा डिवाइड बाई ये टुकड़ा बराबर आना चाहिए ना भाई। तो इस टुकड़े का नाम क्या है? ए। नीचे वाले टुकड़े का नाम क्या है? बी। बराबर किसके आएगा? ए एफ बटे में सी एफ। ठीक है, ये कैसे लिखा हमने? थेल्स प्रमेय से। अब देखो यार, ए और बी दोनों ही बराबर हैं और दोनों को मैंने एक्स के बराबर मान लिया। दोनों बराबर है तो एक्स के बराबर मान लिया। तो मतलब ए की जगह भी एक्स लिख सकता हूँ और बी की जगह भी एक्स लिख सकता हूँ। बराबर आ गया ए एफ बटे में सी एफ। एक्स से एक्स कट गया, 1/1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सी एफ गुणा में 1, 1 गुणा में ए एफ, तो हो जाएगा सी एफ बराबर ए एफ। सी एफ इधर आया गुणा में और ये इधर गया, 1 से गुणा हो गए, सी एफ बन जाए सी एफ, ए एफ गुणा 1 ए एफ। ठीक है। अब जैसे ही सी एफ और ए एफ बराबर आ गए इस फिगर में, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे सी एफ और ए एफ बराबर आ गए। यार अगर सी एफ बोले तो ये और ए एफ यानी कि ये बराबर आ गए तो मतलब बराबर बराबर दो टुकड़ों में विभाजित हो गए ना। इसका मतलब, और काटने वाला कौन है इनको? बिंदु एफ पे कट रहे हैं ई एफ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ए एफ ए सी को, देखो ए सी के तो दो टुकड़े हुए ये बराबर बराबर, ए एफ ए सी को समद्विभाजित करता है, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, ये लिख लेना, ए सी को समद्विभाजित करता है, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हो गया। अब जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 8। ठीक है, याद रहे पिछले प्रश्न में 6.1 बोला गया था प्रमेय, ये प्रमेय 6.1 ही है, मतलब उसी का इस्तेमाल करके हमने किया। अब यहाँ पे बोला गया है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, चलो तो इसको करते हैं। देखो यार, सबसे पहली बात करी गई है किसी त्रिभुज की, तो यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज बना लिया। अब किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, तो मैं ए बी का मध्य बिंदु यहाँ पर ई मान रहा हूँ और ए सी का मध्य बिंदु यहाँ पर एफ मान रहा हूँ। इनको मिलाने से हमें क्या मिलेगा? ई एफ। अब यही ई एफ बी सी के समांतर है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो देखो यार, अगर ई मध्य बिंदु है तो जितना बड़ा ये टुकड़ा उतना बड़ा ये टुकड़ा होगा, और अगर एफ मध्य बिंदु है इसका तो जितना बड़ा ये टुकड़ा उतना ही बड़ा ये टुकड़ा होगा। ठीक है, इसको अगर आप x मान लो तो यानी कि ये भी x हो जाएगा। इस टुकड़े को AF को अगर y सेंटीमीटर का मानोगे तो CF भी y सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो ये तो आराम से हो जाएगा ना, पहले दिया है वगैरह लिख लो। ठीक है, चलो मैं इसको लिख लेता हूँ। तो देखो, जो दिया था मैंने लिख दिया भाई, EAB का और FAC का मध्य बिंदु है और हमें सिद्ध करना है कि जो EF बना वो BC के पैरेलल होगा या समांतर होगा। ठीक, कैसे करेंगे? देखो, मैंने लिखा त्रिभुज ABC में ए बराबर हो जाएगा बी के और ए एफ बराबर हो जाएगा सी एफ के। क्यों होगा यहाँ पर? रीजन में आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख लेना ये वाली लाइन, ई ए बी का तथा एफ ए सी का मध्य बिंदु है, यहाँ पे लिखना है आपको। ई ए बी का और ई ए बी का और एफ ए सी का मध्य बिंदु है। तो ई अगर ए बी का मध्य बिंदु है तो ये टुकड़ा बराबर इस टुकड़े के हुआ, यानी कि ए बराबर बी हो गया। और अगर एफ
AC का मध्य बिंदु है तो बिल्कुल बीचों बीच होगा, यानी ये टुकड़ा इसके बराबर हो गया। जो ये बराबर बराबर चीजें हैं हमने इनको कुछ माना हुआ है ना, इसको हमने क्या मान लिया, दोनों ही x के बराबर हैं और ये दोनों टुकड़े y के बराबर मान लो यार। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि चलो यार एक बार इनका अनुपात निकाल के देखते हैं। मैं पहले AE डिवाइड बाई BE का अनुपात निकालता हूँ। ठीक है, तो AE कितना है, x है, और BE कितना है, ये भी x है, तो x बटे x यानी कि 1/1 आ गया। और इसी तरह से अगर मैं AF और CF का अनुपात निकालूं तो AF भी कितना है, y यूनिट है, और CF भी कितना है, y यूनिट है, दोनों बराबर है ना मध्य बिंदु तक, तो यानी 1/1 आ गया। तो यानी कि समीकरण 1 समीकरण 2 से देखो AE बटे में ये BE जो आया है ये भी 1/1 है, और AF बटे में CF जो आया ये भी 1/1 है, दोनों ही 1/1 के बराबर है, तो आपस में बराबर होंगे। तो 1 व 2 से मैं क्या बोल सकता हूँ कि AE बटे में BE बराबर आ गया AF बटे में CF। अब जैसे ही अनुपात बराबर आ गए, अगर ये अनुपात बराबर आ गए तो ये इसके समांतर होगा, प्रमेय 6.2 से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो EF है वो समांतर ही रहा होगा BC के, चाहे आप लिखो थेल्स प्रमेय का विलोम या फिर आप लिख लो प्रमेय 6.2 से। ठीक है, हो गया समांतर। तो ये प्रश्न भी हो गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया है ABCD एक समलंब है, ठीक है, जिसमें ABDC के समांतर है, इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि ऐसा होगा। चलो देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक समलंब बनाया। समलंब आप जानते हैं कम से कम एक जोड़ा पैरेलल होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो जो समलंब चतुर्भुज बना इसका नाम इन्होंने बताया हुआ है ABCD। ठीक है, ये बन गया। अब इसके विकर्ण O पर काटते हैं, यानी कि एक विकर्ण तो इसका AC बनेगा, दूसरा ये रहा। ये कहाँ पर काटते हैं, बिंदु पे O पे, बिंदु O पे। ठीक है, अब पहले दिया है वगैरह लिखते हैं, फिर बात करेंगे सिद्ध कैसे करेंगे। दिया है, क्या दिया है, समलंब ABCD में AB समांतर है DC के, ये दिया है। ठीक है, और विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं कि भैया हमें सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है कि AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO होगा। अब देखो इसके लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी। ये सवालों करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एक रचना। क्यों, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं इस चैप्टर में हम थेल्स प्रमेय का यूज कर रहे हैं, उसके लिए ट्रायंगल चाहिए, त्रिभुज चाहिए। तो त्रिभुज तो यहाँ मिल जाएगा, त्रिभुज तो यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन इसके समांतर भी तो कुछ होना चाहिए ना किसी एक भुजा के, तभी तो वो अब लगा पाएंगे। तो मतलब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे एक रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे, एक बिंदु लेंगे यहाँ पर E, और EO समांतर खींच दो किसी एक के, अपने आप को दोनों के समांतर हो जाएगा। मान लो मैंने AB के समांतर खींचा, तो मैंने रचना में क्या किया, मैंने लिखा EO समांतर AB खींचा। ठीक है, EO समांतर AB खींच दिया। अब इसको हम आराम से सिद्ध कर सकते हैं, बहुत आसान सवाल है। देखो कैसे, आकृति को नीचे लेके आते हैं। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, पहली बात तो उत्पत्ति, पहली बात तो देखो यार, हमने क्या किया है, EO को समांतर खींचा है AB के, और AB जो है वो पहले से ही CD के समांतर है। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब AB के ही दोनों समांतर है। AB के समांतर ये भी है और AB के समांतर यही है। ठीक है, CD भी है। इसका मतलब जो EO हमने समांतर AB खींचा था और AB पहले से ही समांतर CD के था, तो मतलब ये तीनों ही आपस में समांतर हो गए। एक बात तो ये याद रखना। ठीक है, ये तीनों ही आपस में समांतर हैं। अब एक एक त्रिभुज की बात करते हैं हम। यहाँ पे आ जाओ, मैंने लिखा त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। ठीक है, EO समांतर है AB के, देख लो EO समांतर AB के, रचना के अनुसार यहाँ आप लिख सकते हो।
रचनानुसार। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ए बटे में ई डी, ए बटे में ई डी बराबर हो जाएगा बी ओ बटे में डी ओ। मैं किस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ पहले आप ये देख लो यार, नहीं तो कंफ्यूज होते रहोगे। अभी आपको इस त्रिभुज पे फोकस करना है। ठीक है, इसमें अगर ये इसके समांतर है तो थेल्स प्रमेय के हिसाब से ये टुकड़ा डिवाइड बाय ये टुकड़ा बराबर होगा ये टुकड़ा डिवाइड बाय ये टुकड़ा। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, आप पहले अगर ये टुकड़ा लिखोगे ऊपर ये डिवाइड बाय ये, तो फिर आपको ये डिवाइड बाय ये लिखना पड़ेगा। अगर मैंने इधर से लिया है ये डिवाइड बाय ये, तो यहाँ से लेना पड़ेगा। ठीक है, वो थोड़ा सिमेट्री ध्यान रखनी है आपको। ठीक, तो ये हो गया, ये हो गई समीकरण 1। कौन सी प्रमेय से हुआ, ये थेल्स प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो थेल्स प्रमेय। ठीक, इसी तरह से थोड़ा और अगर हम आगे चलें तो अब आपको ध्यान देना है। ठीक है, 1 मिनट में इसको मिटा लो फिर बताता हूँ कहाँ पे ध्यान देना है। अब आपको ध्यान देना है इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, इस त्रिभुज में ध्यान देना है, जो पहले था उसे भूल जाओ, इस पे ध्यान दो। ए डी सी में, तो मैंने लिखा त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, ए डी सी में जो ईओ है वो समांतर हो चुका है अब सी डी के। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो ऊपर सिद्ध किया। अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया था कि ये तीनों ही आपस में समांतर है, तो जो ईओ है वो सी डी के भी समांतर हो जाएगा। ठीक है ना, ऊपर सिद्ध किया हुआ है हमने ये। ठीक, अब अगर ऐसा है तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ इस त्रिभुज में कि ए बटे में ई डी, ए बटे में ई डी बराबर है ए ओ बटे में ओ सी के। ठीक है, ये हो गई समीकरण 2, ये भी वही थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो ए बटे ई डी, ए बटे ई डी, ये तो सेम चीज़, यानी लेफ्ट वाली चीज़ बराबर है तो राइट वाली बराबर होगी, यानी ए ओ बटे ओ सी बराबर होगा बी ओ बटे ओ डी। तो मैं यहाँ पे लिखा ए ओ बटे में ओ सी, ओ सी को चलो क्वेश्चन में सी ओ लिखा है तो हम भी सी ओ ही लिख लेते हैं। ओ सी बोलो सी ओ बोलो एक ही बात होती है। तो ए ओ बटे में सी ओ बराबर डी ओ बटे में डी ओ। क्या हमें यही सिद्ध करना था? नहीं, जो सिद्ध करना है अगर आप ऊपर देखोगे तो ए ओ के बटे में बी ओ आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ए ओ बटे में बी ओ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यार, कर लो। ठीक है, क्या करना है, इसके ऊपर वाला नीचे लाना है, इसको उधर ले आना है, यानी कि ए ओ बटे में, ठीक है, बराबर क्या है डी ओ। ये इनको ऐसे रहने दो, ए ओ डी ओ ऐसे रहने दो, इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, ये ऊपर ये नीचे, यानी ये उधर जाएगा वो इधर आ जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था, हो गया। अब देखो जो ये अगला प्रश्न है ये पिछले प्रश्न का भाई है, इसमें फिगर वगैरह सब सेम बनेगी, बस थोड़ा सा अलग होगा। देखो इसमें क्या बोला गया पहले वो समझो। यहाँ पर इसमें बोला गया है एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे में बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ हो जाता है। दर्शाइए कि एक समलंब है। मतलब क्या कि यार एक चतुर्भुज है, ठीक है, नाम मैंने चलो फिर से लिख दिया ए बी सी डी, नाम तो खैर ए बी सी डी बताया गया, ठीक है, तो नाम क्या है इसका ए बी सी डी। अब इसके जो विकर्ण हैं ये बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे में बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है। तो पहले दिया क्या है, दिया क्या है पहले वो लिख लेता हूँ और सिद्ध क्या करना है वो लिख लेता हूँ। ठीक है, तो देखो यार जो दिया था वो मैंने यहाँ पे छाप दिया, जो सिद्ध करना था वो मैंने यहाँ पे छाप दिया। ठीक है, यहाँ पे हमें एक रचना करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर से ई ओ समांतर ए बी खींच लिया, मतलब जो ई ओ है ये ए बी के समांतर खींच लिया। ठीक है, अब उपपत्ति मतलब इसको हम सिद्ध करेंगे कैसे वो देख लो। यहाँ पे जो हमें पहले दिया है उससे शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा ए ओ बटे में बी ओ बराबर है सी ओ बटे में डी ओ। क्यों है? क्योंकि दिया है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना यार यहाँ पर
तो ए और बी ओ, ए ओ तो ये रहा, बी ओ ये रहा, ठीक है। तो ये काम थोड़ा खराब सा लग रहा है, क्यों? क्योंकि अगर मैं ये त्रिभुज लूँ तो इसमें ए ओ और सी ओ आएंगे, तो ए और सी ओ एक साथ होने चाहिए ना, ऊपर नीचे। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको देखा अगर मैं सी ओ को नीचे लाऊं तो काम बन जाएगा, तो ए ओ बटे में सी ओ को नीचे ले आया और बी ओ को ऊपर ले लिया, इसको बोल दिया समीकरण 1। यहीं पे छोड़ दो इसको, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर, ठीक है, इसका कलर बदल दूं क्या, ठीक है। अब मैंने लिखा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में आपको देखना है, इसमें जो ईओ है वो समांतर है ए बी के। क्यों है समांतर? रचना के अनुसार लिख सकते हो आप यहाँ पे, रचना अनुसार। रचना ही हमने ऐसी करी थी कि ए ओ ए बी के समांतर है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है इस वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज में देखो ये चीज इसके समांतर हो गई है, ठीक है। तो अगर ये चीज इसके समांतर है तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, ए ई बटे में ई डी बराबर, यहाँ पे जो आया है बी ओ बटे में डी ओ बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ए ई बटे में ई डी या डी ई बोल सकते हो बराबर बी ओ बटे में डी ओ। ये हो गई समीकरण 2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर मैं समीकरण 1 व 2 से लिखूं, यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से देखो, यहाँ पर भी बी ओ डी ओ, यहाँ पर भी बी ओ डी ओ है, तो यानी लेफ्ट वाली चीज़ें भी बराबर होंगी, ठीक है। इसका मतलब ए ओ बटे सी ओ, ए ओ बटे में सी ओ, यानी ये चीज़ बराबर होगी ए ई बटे में ई डी के। समीकरण 1 और 2 से मिल गई। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर ऐसा है भैया, तो अब आपको देखना है त्रिभुज, देखो ए ओ बटे सी ओ कहाँ है, ए ओ बटे में सी ओ, यानी कि ये वाला टुकड़ा किसके बराबर आ गया, ए ई बटे में ई डी। यानी अब आपको देखना है, ध्यान से देखना, अब आपको ध्यान देना है, 1 मिनट इसे मिटा लो पहले, ठीक। अब आपको ध्यान देना है इस वाले त्रिभुज में, ए डी सी में। इस त्रिभुज में देखो तो ए ओ बटे सी ओ, ए ओ मतलब ये वाला टुकड़ा, सी ओ मतलब ये वाला टुकड़ा, बराबर आ गया ए ई बटे में ई डी, यानी कि इस वाले टुकड़े और इस वाले टुकड़े के, ठीक है। तो मतलब क्या कि कोई त्रिभुज है जिसमें ये और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात बराबर आ गया, तो थेल्स प्रमेय का विलोम यानी 6.2 से ये पक्की बात है, इसके समांतर ही रहा होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर ऐसा है तो त्रिभुज ए डी सी में, अगर ऐसा है तो त्रिभुज ए डी सी में ई ओ समांतर डी सी होगा। क्यों होगा? थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम, यानी प्रमेय 6.2 की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपके एनसीईआरटी में दी गई है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यार, ईओ बटे में ए बी तो हमने रचना ही करी थी, और ईओ बटे में डी सी यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया, और हमें पता है कि ईओ बटे में क्या था, ए बी पहले से ही था रचना के अनुसार, रचना अनुसार। इसका मतलब क्या है यार, देखो डी सी भी ईओ के पैरेलल है, ए बी भी ईओ के पैरेलल है। दो रेखाएं या रेखाखंड अगर किसी एक ही के पैरेलल हो तो आपस में ही पैरेलल होते हैं। इसका मतलब जो ये ए बी है और जो ये सी डी है या डी सी बोलो कुछ भी, ये आपस में समांतर होंगे। अब जैसे ही एक चतुर्भुज में, अब आप चतुर्भुज को देखो जरा, ठीक है। अब आप इस चतुर्भुज को देखो, ठीक है। देखो ए बी और डी सी जैसे ही समांतर हुए समलंब बन गया। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब कि जो ए बी सी डी चतुर्भुज है वो एक समलंब है, और यही तो हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये जो प्रश्न थे ये हो गए हैं। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इसके अलावा जो हमारा ऑफिशियल ऐप है प्ले स्टोर पे, उसका नाम है AK स्टडी, तो अगर आपको वो डाउनलोड करना है तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।